नमस्कार। आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव ला रहा है, बल्कि हमारे देश के युवाओं को वैश्विक स्तर पर तैयार भी कर रहा है, और वह है स्टेम शिक्षा। जी हाँ दर्शकों, स्टेम शिक्षा केवल एक शैक्षणिक पद्धति नहीं, बल्कि यह भविष्य की दिशा तय करने वाला एक सशक्त माध्यम है। और इस विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित है शिक्षा जगत की जानी मानी हस्ती, जो सक्षम है, समृद्ध है, सशक्त है, और हाल ही में उन्हें 100th बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। वे हैं डॉक्टर सरबजीत कौर जगपाल जी, जो प्रिंसिपल है खालसा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की। और साथ ही हमारे साथ पैनल में एक और अतिथि हमसे जुड़े हैं। वे हैं एंतो फर्नांडो जी, जो ड्राइडल टेक्नोलॉजी चेन्नई के CEO हैं। तो सरबजीत जी और एंतो जी, आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू जी, तो सबसे पहले एंतो जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि हमने आरंभ में बताया स्टेम एजुकेशन के बारे में, तो हम आपसे जानना चाहेंगे आसान भाषा में कि स्टेम एजुकेशन होता क्या है। सो मैम, जो स्टेम एजुकेशन जो है STEM, इसका जो फुल फॉर्म होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। सो बेसिकली साइंस और मैथमेटिक्स तो बच्चे जो है स्कूल में उनका पढ़ाई हो जाता है। टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग क्या होता है, ओके, उसके बारे में आगे के फ्यूचर में उनको बच्चे को कहाँ कहाँ यूज होने वाला है, या प्रेजेंट जनरेशन में टेक्नोलॉजी, आपको पता है आजकल बच्चे जो है मोबाइल फोन्स में काफ़ी एडवांस रहते हैं जी। तो इन टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के दौरान बच्चे उनका फ्यूचर कैसा बिल्ड कर सकते हैं, या क्या क्या इंडस्ट्रीज, कौन सा इंडस्ट्रीज में ये टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग यूज होता है, इसके बारे में हम जो है स्टेम लैब में सिखाते हैं बच्चे को। जी, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो स्टेम लैब है या स्टेम एजुकेशन है, इसकी आज के ज़माने में क्यों इतनी आवश्यकता होती है? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। स्टेम जो है आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी हर एक जगह पे यूज हो रही है, ओके मैम, एंड हर एक इंडस्ट्रीज में यूज हो रहे हैं। एंड स्टेम के दौरान हम बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी ज़्यादा जो है प्रोवाइड करता है। सो मोर देन थ्योरी, बच्चे जो है उनके इनोवेटिव आइडियाज़ जो है इस स्टेम लैब में दे पुट देयर आइडियाज़ एंड दे ट्राई टू इनोवेट न्यू थिंग्स। ओके मैम, सो जो पढ़ाया जाता है उसके अलावा भी बच्चे को कुछ आइडिया है, या फिर उनको या फिर अगर आप देखेंगे बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, बच्चे को उनका सॉल्यूशंस पता रहता है, बट ऑल्दो लाइक दे आर अनेबल टू इम्प्लीमेंट इट बिकॉज उनको उसका उतना इंफ्रास्ट्रक्चर्स या फिर इक्विपमेंट्स नहीं होता है। तो इन स्टेम लैब के दौरान वो जो इंस्ट्रूमेंट्स या फिर वो जो इक्विपमेंट्स है उनके द्वारा वो एक नया फ्यूचर बिल्डअप कर सकते हैं मैम। जी, सरबजीत जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्टेम एजुकेशन की आज की ज़माने में जो ज़रूरत है, जैसे कि एंतो सर ने हमें बताया, लेकिन इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप सबने जैसे सुना ही होगा, दर्शक भी जानते ही होंगे हमारे, कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, ये जो लॉन्च हुई है, इसके मायने क्या हैं जी। तो अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन इज नाउ बीइंग फोकस्ड ऑन एंड बीइंग एम्फसाइज्ड ऑन स्किल बेस्ड एजुकेशन। हम चाहते हैं कि बच्चे सिर्फ पढ़ाई करके स्कूल से बाहर ना निकले, वो कुछ ना कुछ स्किल को अडॉप्ट करके बाहर आए। So now we are focusing on 3 areas in education. First is of course knowledge, second is skills, and third is A that stands for attitude. So अगर बच्चों को knowledge है, साथ ही साथ वो hands on training से जो चीज सीख के स्कूल से जाएंगे, तो बच्चे अपने फ्यूचर को 12वीं कक्षा के पास होते ही या फिर 10th क्लास पास होते ही अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं बच्चे। आपने देखा होगा चांदनी जी कि एक टाइम था, आप अगर ऋषि मुनियों के टाइम के हम देखें तो राजा महाराजाओं के भी बच्चे जाते थे गुरुओं के पास पढ़ने जी, तो उनकी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होती थी कि तीर कमान चलाना है, तलवारबाजी कैसे करनी है, घुड़सवारी कैसे करनी है। सो आई थिंक दैट टाइम, दैट एरा वाज वेरी पावरफुल एंड वेरी नाइस, एंड चिल्ड्रन लर्नड एवरीथिंग। Now these days the education system is confined into the small rooms called classrooms. तो अभी हम जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जिसको मैं बहुत सराहती हूँ, और मेरी पूरी कोशिश लगी हुई है कि जो बच्चे हमारे स्कूल में इस समय पढ़ रहे हैं उनको किसी न किसी स्किल में हम लोग बिल्कुल फुल्ली ट्रेन कर दें,
तो उसके लिए हम लोग 5 जो मेन सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस के अलावा, अब हम उनको जो स्किल्ड सब्जेक्ट्स लेते हैं, डेट इज लाइक रोबोटिक्स है, डेटा साइंस है, आईटी है, कंप्यूटर्स है। तो मैंने अपने स्कूल में आईटी के साथ साथ एआई यूज किया है 3 इयर्स पहले। सो जब से मैंने एआई स्टार्ट करा है तो मुझे समझ में आया कि अभी देखो, मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि जब बच्चे जो है इतने यंग से जो बच्चे सोच अच्छी होती है, तो जब से हम कल्पना चावला जी और सुनीता विलियम्स के बारे में पढ़ने लगे तो मुझे भी ये अच्छा लगता है कि मेरी भी जो लड़कियां या लड़के स्टूडेंट्स हैं जो भी, ये भी थोड़ा इसरो या नासा के साइंटिस्ट क्यों ना बने। क्योंकि खालसा पब्लिक स्कूल जो है सभी जानते हैं कि ये एक नीडी बच्चा, अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए ज्यादा काम कर रहा है। सो मैं चाहती हूँ कि ये जो बच्चे हैं ये सुनहरा भविष्य बनाए, तो उनकी मैं सोच इतनी अच्छी बना दूं कि वो भविष्य अपना खुद ही सुंदर बना लेंगे। जी एंतु जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, ड्राइडल टेक्नोलॉजी की आप सीईओ हैं, तो इस कंपनी के बारे में कुछ बताइए। सो ड्राइडल टेक्नोलॉजी एक एडटेक स्टार्टअप है जो हमने चेन्नई बेस्ड कंपनी है। सो लास्ट 12 इयर्स हम जो है कॉर्पोरेट में काम किए हैं। वहां पर हमें एक ही चीज पता चलता है, जब हम इंटरव्यूज लेते हैं बच्चे के, तो उनका थियोरेटिकल नॉलेज काफी ज्यादा रहता है, बट व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, जब भी बच्चे जो है कंप्लीटली थियोरी बेस में पढ़ाई करते हैं और जब भी प्रैक्टिकली उनको जो सवाल किया जाता है तो वो बराबर दे विल नॉट बी एबल टू आंसर इट और मे बी टू इम्प्लीमेंट इट। तो जो हमें पता चलता है कि प्रैक्टिकल जो नॉलेज है बच्चे को काफी दे लैक प्रैक्टिकल नॉलेज इन स्कूल। सो टू इम्प्लीमेंट दैट, या फिर उसको एक स्टेप आगे लेके जाने के लिए हम सोचे थे व्हाई डोंट वी स्टार्ट समथिंग लाइक स्टेम लैब, जो अभी के जमाने में आप देख सकते हो कि मेनलैंड में ऑलमोस्ट हर स्कूल इंप्लीमेंट कर रहे हैं। सो साइंस और मैथ्स का जो एडवांस वर्जन है वही टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग है मैम। ओके, सो आज एक रॉकेट छोड़ना कैसा होता है, या फिर आप घर पे एक स्मार्ट अप्लायंसेस देख सकते हो ये कैसा चलती है, आप एयरपोर्ट्स में जाते हो ऑटोमेटिक डोर्स जो ओपन होता है, इसके पीछे का जो मैकेनिज्म कैसा होता है करके वो बच्चे जानना बहुत they are very eager to know about this. So all these things are getting implemented in STEM lab, ma'am. So ये चीज what I thought is why don't we start something like this, and that is how Droidal Technology is formed, ma'am. जी, और एंतु जी, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, जो रोबोटिक्स है क्या वो सारी इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है? Excellent question, ma'am. So initially जो रोबोटिक्स होती है वो इट वाज इम्प्लीमेंटेड ओनली इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, जहाँ के कार बनाना, लाइक मोटरसाइकिल्स बनाना, ये इंडस्ट्रीज में। बट आज के जमाने में इट इज यूज्ड एवरीवेयर। आप मेडिकल फील्ड देखिए, डिफेंस देखिए, हर एक जगह पे है ना रोबोटिक्स का इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो लोगों को एक गलत फहमी है कि रोबोटिक्स जो होता है एक ह्यूमन टाइप स्ट्रक्चर में होता है। इट इज नॉट। हर एक सेंसर जो होता है जिसको हम IoT बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को, जो छोटा छोटा जो सेंसर्स होता है, इवन दैट आर अ पार्ट ऑफ रोबोटिक्स। जैसे कि हमने इस प्रीवियस सवाल में हमने बताया था कि अलेक्सा फैन, यू गिव अ वॉइस कमांड, आप एक वॉइस कमांड दे दीजिए, ऑटोमेटिक फैन जो है ऑन हो जाता है। तो ये वॉइस सेंसर से होती है, इट इज अ पार्ट ऑफ रोबोटिक्स। आप एक एयरपोर्ट एंटर कर रहे हो, ऑटोमेटिकली डोर्स ओपन होता है, तो वहां एक सेंसर लगे विच इज अल्ट्रासोनिक सेंसर, तो वो सेंस करती है सामने कोई आ रहा है करके, डोर्स ओपन होती है। अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ रोबोटिक्स। सो एवरीवेयर ऑटोमेट हो रहा है, दुनिया जो है ऑटोमेटिक जो चल रही है। पहला 50 इयर्स बैक वी डिडंट हैव मशीन्स, उसके बाद 20 साल के बाद मशीन्स इन्वेंट हुआ। आज के जमाने में एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक। ओके मैम, ये एडवांस मशीन्स जो बोलते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो एडवांस है, दैट इज बेसिकली रोबोटिक्स एंड इट इज यूज्ड इन ऑल द इंडस्ट्रीज टुडे। तो बच्चे को ये जानना बहुत ही जरूरी है। जी यस मैम। जी, एंतु जी, एक और सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। अभी तक हमने बात की स्टेम एजुकेशन होता क्या है और स्कूल में स्टेम लैब की क्यों जरूरत है, लेकिन अब हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि हमने बात की स्टेम एजुकेशन की, तो आपने जो है हमारे द्वीप समूह के किसी स्कूल में इस स्टेम लैब को क्या इंटीग्रेट किया है? यस मैम। सो 3 इयर्स बैक हम जब भी अंडमान आए थे, हम घूमने के लिए आए थे, तभी हमें पता चला, इनिशियली आई एम सॉरी बट हमें ये पता चला कि अंडमान इज जस्ट अ टूरिस्ट प्लेस, बट यहाँ अगर पता चला कि यहाँ काफी स्कूल्स है एंड द मेन पार्ट इज यहाँ डिफेंस है, ये डिफेंस लैंड है और डिफेंस के स्कूल्स है। और हमारे बच्चे जो है काफी टैलेंटेड है। यहाँ के बच्चे को जब हम इंटरेक्ट किए थे तभी हमें पता चला ये काफी टैलेंटेड बच्चे यहाँ पे है। But although just one thing which was lagging is infrastructure and proper guidance. तो यहाँ वो नहीं था. So that is when I started meeting all the principals, जहाँ कि हम already जैसा बात किए थे, हम चेन्नई में तो ऑलरेडी लॉन्च किए थे. Why don't I launch it over here as well, कि यहाँ के बच्चे भी वो शिक्षा जो है पढ़ सके.
तभी हमारा मुलाकात जो है सरबजीत मैम से हुई थी, खालसा प्रिंसिपल जो है, खालसा स्कूल के जो प्रिंसिपल है। तो उन्होंने ये इनोवेटिव आइडिया सुन के उन्हें काफी अच्छा लगा, और इनफैक्ट हम आने के पहले ही मैम को आइडिया था स्टेम लैब होता क्या है, तो उनको भी इम्प्लीमेंट करना था। एंड जब भी हम उनके साथ हमारा मुलाकात हुआ था, ऑब्वियसली हम कोलैबोरेटिवली वी हैव स्टार्टेड इन खालसा पब्लिक स्कूल एट द मोमेंट मैम, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट द किड्स आर डूइंग रियली वेल ओवर देयर। जी, प्रिंसिपल मैम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके स्कूल में स्टेम लैब को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा रहा है? स्टेम लैब को प्रमोट करने के लिए सबसे पहले तो हमने एक लैब को पूरी तरीके से समृद्ध कर दिया है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उसको डेवलपमेंट में हमने लेके आए हैं। एंड बिकॉज देयर आर सर्टेन इक्विपमेंट्स विच वी नीडेड, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो उसको हमने डेवलप करना था, उसको बनाया गया है। बिकॉज अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी देयर इज समथिंग रियली नाइस, उसका अंडरलाइंग फीचर ही ये है कि एवरी चाइल्ड शुड बी थिंकिंग क्रिटिकली एंड क्रिएटिवली। जब तक बच्चा सोच अच्छा नहीं रखेगा तो वो क्रिएटिव क्या करेगा? तो लेट द चाइल्ड थिंक समथिंग रियली ग्रेट एंड नॉलेजेबल, एंड देन उसको वो लागू करे, वो जो भी पढ़ रहा है उस चीज को वो बनाए। तो जब वो बच्चा कोई इक्विपमेंट बनाएगा, कोई मशीन बनाएगा, तो वो दिन रात सोचेगा ना उसके बारे में। तो मुझे सबसे अच्छा ये लग रहा है कि जब से मैंने इसको स्टार्ट किया है, वी स्टार्टेड इन अगस्त, माई स्टूडेंट्स आर अवे फ्रॉम मोबाइल फोन। तो इससे माँ बाप तो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं कि बच्चे घर आके खाली रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं। हमने ये क्लास 1 to 9 के लिए रखा है, तो अभी छोटे छोटे बच्चे को भी ये लग रहा है कि हम एक ऐसा रोबो बनाए जो शायद मेरा होमवर्क ही कर देगा, बट हमारा मकसद वो नहीं है। हमारा मकसद है कि हर एक बच्चा थोड़ा क्रिटिकली कुछ अच्छा सोचे, क्रिएटिव बने, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि कोई कोई बच्चा ऐसा होता है जो मैथ्स में एक्सट्रीमली अच्छा होता है, लेकिन उसको बाकी के सब्जेक्ट समझ नहीं आते, तो इट्स ओके, लेकिन पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा शायद मैथ्स ही जानता है। तो इसी का विपरीत होता है कि किसी किसी बच्चे को खाली म्यूजिक और आर्ट में इंटरेस्ट होता है, तो हम लोग उसको रोकना नहीं चाहिए हमको। उससे पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चा खाली पेंटिंग ही करता है। सो द न्यू एजुकेशन पॉलिसी चानिटी सेज दैट एवरी चाइल्ड इज फ्री टू लर्न एवरीथिंग। सो इसमें एक तो ये चीज हुई है कि हमें स्किल्ड एजुकेशन स्टार्ट करनी है, साथ ही साथ जो बहुत अच्छी चीज इम्प्लीमेंट हो रही है दैट इज कॉल्ड एज आर्ट इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट टीचिंग। तो बच्चों को हम लोग आर्ट से भी जोड़ के देखे, कहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट जो पीरियड्स होते थे वो सब्जेक्ट टीचर्स में जाते थे, हम उसको कुछ समझते नहीं थे, लेकिन अभी हर सब्जेक्ट को आर्ट इंटीग्रेशन से जोड़ा जा रहा है। सेकेंड इज उसको टेक्नोलॉजी से भी जोड़ा जा रहा है। तो इन सब चीज़ों के साथ साथ मुझे ये था कि अगर मैंने एआई सब्जेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्ट किया है, तो मेरे बच्चे अगर आगे जाके डेटा साइंस या रोबोटिक्स पढ़ के अगर अच्छे देश के भाविक जो है वो अच्छे साइंटिस्ट बने एंड या फिर डिफेंस में जाएं, तो मेरे को ये है कि बस खाली बच्चों की सोच को बदलना है। तो मुझे जैसे खुद भी एक चेंज मेकर का एक बैज मिला हुआ है सरकार की तरफ से, सो मैं चाहती हूँ कि इफ आई कैन चेंज समथिंग तो माय चिल्ड्रन कैन आल्सो चेंज अ लॉट। तो इसकी जो बदलाव है ये बहुत अच्छा है, और मुझे तो यही अच्छा लग रहा है कि 1 महीने के अंदर ही मेरे बच्चों ने मोबाइल्स छोड़ दिए हैं। तो पेरेंट्स भी काफ़ी खुश हैं कि एटलीस्ट कहाँ बच्चे जाते, अभी खेलते भी नहीं है ना। तो मैं स्पोर्ट्स के साथ साथ अब अगर जो रोबोटिक्स लैब है और डेटा साइंस के लिए जो हम पढ़ाई कराने के लिए लैब इस्टेब्लिश करें, ये उसी को मकसद को पूरा कर रहा है कि बच्चे कुछ ना कुछ तो ज़रूर अच्छा सीखेंगे, और अगर मोबाइल की दुनिया से हम दूर रख सकते हैं तो बच्चे काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो स्पोर्ट्स के साथ साथ मैंने रोबोटिक्स की जो एजुकेशन है उसके ऊपर भी बहुत बल दे के रखा हुआ है। तो सरबजीत जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि एंतो सर ने कहा कि उन्होंने जो है हमारे द्वीप समूह के खालसा स्कूल यानी आपके स्कूल में स्टेम लैब को इंटीग्रेट किया है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे उस स्टेम लैब के बारे में कुछ बताइए। उस स्टेम लैब की एक खूबसूरत बात ये भी है कि जब बच्चों ने अपने आप मशीन्स बनाई ना, तो वो कितनी एक्साइटेड थे ना। बच्चों को ना भूख लग रही है ना प्यास लग रही है, वो खाली अपनी इनोवेटिव आइडियाज देख रहे हैं।
कि जैसे कि अगर उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दे आर सिक, अगर उनके लिए हम कैसे हेल्पिंग हैंड बनाएं, कि अगर हम नहीं हैं घर में तो वो दादाजी या दादी जी को अगर कोई दवाई भी उठा के खानी है तो वो कैसे वॉइस कमांड से कोई अपनी मशीन बनाए छोटी सी, तो वो उनको हेल्प कर सकती है। दूसरी जो चीज़ मैं सभी दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि माई स्कूल इज़ ओपन फॉर एवरीबडी, दिस स्टेम लैब इज़ ओपन टू ऑल द आइलैंडर्स। आप ज़रूर आके विजिट करिए, देखिए, अगर आप उसके आगे आके आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरी फैकल्टी तैयार है आपको पढ़ाने के लिए। 2 बजे स्कूल बंद हो जाता है तो 3 से 5 बजे तक स्पेशल क्लासेस लगाएंगे, लेकिन एक बारी आइलैंडर्स को आके एक बारी वो जो लैब है ज़रूर विजिट करनी चाहिए, बिकॉज एवरीबडी नोज़ कि मेनलैंड में तो चीज़ें बनाना, इस्टेब्लिश करना बहुत आसान होता है, लेकिन अंडमान निकोबार आइलैंड्स एक रिमोट पार्ट है, यहाँ पे कार्गो आते इतना टाइम लग जाता है। तो जिस तरीके से जो 3 साल की हमारी मेहनत है वो ज़रूर रंग लेके आई है, एंड वी कुड अफोर्ड इट। वी हैव सेट अप द कंप्यूटर्स अलॉन्ग विद द रोबोटिक इक्विपमेंट्स एंड ऑल वॉट एवर इज़ रिक्वायर्ड। सो पूरा सिलेबस डिफाइंड है उसके लिए। तो मुझे ज़रूर उम्मीद है कि बच्चे ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा सीखेंगे, और इवन कॉलेज के बच्चे अगर आके उसमें पढ़ना चाहते हैं तो दे आर मोस्ट वेलकम। तो सरबजीत जी, जैसे कि हमने भी अपने स्कूलों में पढ़ा है और कई सारे लैब से हम भी जुड़े हुए थे स्कूल समय में, तो लेकिन अब हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि हमें जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए भी स्टेम एजुकेशन या स्टेम लैब एकदम नया है, ये सब्जेक्ट ही एकदम नया है। तो जब आपके स्कूल के बच्चों को पता चला कि स्कूल में जो है स्टेम लैब शुरू होने वाला है, तो उनकी कैसी प्रतिक्रिया थी? अब बच्चे तो, आप हमारे जो वीडियो हमने आपके साथ शेयर किया है, अगर दर्शक उसको देखेंगे तो देखेंगे कि उसमें अभी तक जो भी 4 to 5 मॉडल्स बनाए वो बच्चों ने खुद ही बनाए हैं, और वो आई थिंक 2 वीक्स की ट्रेनिंग में ही बना दिए हैं बच्चों ने, और वो इतने खूबसूरत प्रोजेक्ट्स हैं। जो बच्चों के अंदर में लर्निंग कैपेबिलिटी है ना, वो तो वैसे ही बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन आफ्टर सीइंग द लैब एंड दे आर हैप्पी टू गो देयर, वो बच्चे अभी बाकी का सब्जेक्ट छोड़ के खाली सिर्फ स्टेम की शिक्षा ही धारण करना चाहते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे जो अच्छी चीज़ लग रही है, मैंने जैसे आपको बताया कि एनईपी पॉलिसी सेज दैट एवरी चाइल्ड शुड हैव द एबिलिटी टू थिंक बियॉन्ड थिंकिंग। सो जितना भी क्रिएटिव बच्चा सोच रहा है और अगर कुछ डिवाइस बना रहा है तो उसको बहुत सारी चीज़ों में वो इम्प्लीमेंट कर सकता है, तो बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है ना। तो बच्चे अभी लेजी कम है, अगर वो घर जाके मोबाइल की जगह भी वो ये सोच रहे हैं कि कल मैंने जाके अपनी मशीन को और कैसे इनोवेटिवली ठीक करना है, तो अगर बच्चे को हमने सोचने पे मजबूर कर दिया तो बच्चे को हर सब्जेक्ट ही अच्छा लग रहा है। अब हर बच्चे को जानना है कि मैं मैथ्स में वीक क्यों हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ तो आती नहीं, मुझे फिजिक्स का कौन सा पॉइंट रह गया, तो एटलीस्ट चाइल्ड इज गोइंग बैक होम एंड स्टडिंग मैथ्स एंड फिजिक्स ऑल्सो नो। तो इस तरीके से जो लोगों को लगता है कि नई शिक्षा है कि क्या है, लेकिन अगर आप उसको सही मायने में देखें तो किसी एक टाइम में कंप्यूटर ही एक नई चीज थी, आज जगह जगह लोग कंप्यूटर्स जानना चाहते हैं। तो स्टेम labs are going to build a better future for people, and it will enable children to become very very strong in thinking and being creative. सरबजीत जी और एंतो जी, हम आप दोनों से जानना चाहेंगे कि किसी भी कार्य को करने से पहले कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आपने अपने स्कूल में स्टेम लैब को इंटीग्रेट किया, अपने स्कूल में ऐड किया, तो स्टार्टिंग समय में कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? हाँ, ये तो मेरे लिए भी बहुत चैलेंजिंग था, बिकॉज मेरी तो चैरिटेबल संस्था है, स्कूल में इतनी ज़्यादा फीस भी नहीं है, तो फंड्स तो चाहिए होते हैं, बिकॉज जो इक्विपमेंट्स थे वही बहुत एक्सपेंसिव हैं। सो बट कोई भी काम अगर अच्छा हो तो हमने वहाँ पर तो ज़रूर कॉम्प्रोमाइज़ किया है। तो मैंने अपने कमेटी मेंबर्स के साथ ये राय साझा की, तो मेरे को पूरा सहयोग मिला है अपनी खालसा स्कूल की कमेटी की तरफ से, और जो मेरे फैकल्टी मेंबर्स हैं जैसे कनमनी मैम है जो मेरी ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टीचर है, फिर साथ में एंटो सर ने मुझे एक फैकल्टी मेंबर प्रोवाइड किया है, अरविंद, यू नो ही इज मास्टर्स इन रोबोटिक्स। सो अगर इस तरीके से आज मेरे पास 2 टीचर हैं तो अंडमान आइलैंड्स में और भी टीचर उभर के आएंगे। तो सबसे पहले तो होता है कि हमारे पास स्टाफ जो है वो ट्रेंड हो, देन साथ ही साथ तक कि ये फंड्स हैड टू बी मेड अवेलेबल। सो ये फीस का ही एक हिस्सा है, जो कंप्यूटर के लिए हम लोग जो फीस वगैरह लेते हैं उसी का हिस्सा से हम लोगों ने इसको कलेक्ट करके देन आफ्टर 3 years इस सपने को हमने साकार किया है ज़रूर। और मुझे बहुत बहुत खुशी है कि एटलीस्ट
और बच्चों के लिए हम कहीं तो किसी ना किसी स्कूल में, एटलीस्ट मेरे स्कूल में क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं तो एक स्टेम लैब जो है उजागर हो गई है। जी एंतो जी, जैसे कि आपने बताया कि स्टेम एजुकेशन होता क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, लेकिन इसके फ़ायदे को देखते हुए हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्टेम एजुकेशन को प्रारंभिक कक्षा में यानी एलिमेंट्री एजुकेशन में ऐड करना क्यों ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है? ओके, ये बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है। तो मैम इसको मैं, इफ़ यू रियली डोंट माइंड, मैं काउंटर करना चाहता हूँ कि आज के बच्चे जो है, आप देखेंगे हम जब भी बच्चे थे वी यूज्ड टू गो प्ले अराउंड एंड ऑल, बट आज के बच्चे जो है दे आर वेरी प्रोन टू टेक्नोलॉजी। ओके, सो वेरी सिंपल, हम एक एल्डर को एक बच्चे के साथ अगर कंपेयर करेंगे, आई एम 100% श्योर 50% से ज्यादा बच्चे जो है वो टेक्नोलॉजी में एडवांस्ड है बड़े से कंपेयर करने के टाइम भी। सो जैसे कि जो बच्चे जो एप्लीकेशंस या फिर मोबाइल फोन्स जो यूज करते हैं तो वो काफी ज्यादा स्पीड में, सो इट मीन्स दैट जो अभी के जनरेशन है दे हैव गॉट अडेप्टेड टू टेक्नोलॉजी। ओके मैम, सो वो काफी उनका जो थिंकिंग जो है वो टेक्नोलॉजी में एक स्टेप आगे ही रहता है। एक बड़े के कंपेयर करने का टाइम ये जो बच्चे लोग जो है एक स्टेप आगे ही सोचते हैं, बिकॉज हम जो टेक्नोलॉजी से आए थे तभी हमें ये सुविधाएं नहीं थी। बट आज के बच्चे, उनका जो जनरेशन स्टार्ट होता ही स्मार्टफोन से। वी हैव सीन अ जनरेशन वेयर हमने कभी कोई फोन नहीं देखा है, फिर बटन फोन्स देखा है, आज से। बट अभी के बच्चे स्टार्टिंग में स्मार्टफोन्स यूज करते हैं, सो उनको उनका जो लेवल ऑफ थिंकिंग है एक स्टेप आगे ही रहेगा। Okay, ma'am. So, and I think even so in Khalsa we have implemented right from the first grade. Yes, अभी थोड़ा सेफ्टी और सिक्योरिटी रीजंस रहता है, तो उसीलिए व्हाट वी हैव डन इज उन बच्चों के लिए हम लेगो टाइप्स के किट्स जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट उनको सेफ्टी भी हम जो है दे पाए। बट ऑल्दो जो इनोवेटिव आइडियाज जो बच्चे भी लेके आते हैं, बिकॉज उनका जो थिंकिंग जो है, बच्चों का जो थिंकिंग जैसा रहता है, रिपीट, बच्चे को जो थिंकिंग है उनको क्या चाहिए करके उनको ज्यादा पता रहता है। सो दे इवन इन फैक्ट दे कम अप विद सम सर्टेन आइडियाज इवन वी आर नॉट अवेयर ऑफ। ओके मैम, सो वी कैन जस्ट जज समवन सेइंग दैट वो बच्चा है वो क्या बोलेगी, नहीं, दे कैन कम अप विद अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स व्हिच वी लर्न फ्रॉम द चाइल्ड। ओके मैम, सो व्हाई नॉट इन टेक्नोलॉजी। सरबजीत जी, अंत में आप हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं, खासकर जो छात्र हैं और जो अभिभावक है, उन्हें आप चलते चलते क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी बच्चों से और माता पिता से बस हाथ जोड़ के यही विनती कर रही हूँ, बच्चा जिस भी फील्ड में पढ़ना चाहता है उसको आगे बढ़ने दीजिए। देयर इज़ नो लिमिट टू एजुकेशन इन एनी सेक्टर, बी इट आर्ट एजुकेशन, बी इट द बेसिक साइंस, इंग्लिश, हिंदी से एजुकेशन, और वेदर इट इज़ टेक्नोलॉजी रिलेटेड एजुकेशन। और आप सबका स्वागत है हमारे स्कूल में, जब भी आप आके देखना चाहते हैं लैब या आप कुछ सीखना पढ़ना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंतो जी, जैसे कि हमने आज जो है स्टेम लैब के बारे में बात किया, स्टेम एजुकेशन के बारे में बात किया, तो भविष्य में जो है इसके करियर ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे और चलते चलते आप जो है इस पर हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि हमने सेकंड क्वेश्चन में आंसर किया था कि स्टेम एजुकेशन जो है, आप टेक्नोलॉजी जो है हर एक फील्ड में जो है इम्प्लीमेंट हो गया है मैम। अभी के बच्चों के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो प्रैक्टिकल नॉलेज के दौरान वो कोई भी इंडस्ट्रीज में जो इंटरव्यूज है या फिर इनोवेटिव आइडियाज जो है अगर वो आगे लेके जा सकता है, देन आई थिंक इवन इसरो साइंटिस्ट भी बच्चे जो है बन सकते हैं। ओके, सबको रॉकेट लॉन्च करना अच्छा लगता है, जब भी चंद्रयान लैंड हुआ था वी वर द हैप्पीएस्ट, ऑल्दो सिर्फ कुछ लोग को पता है कि उनका मैकेनिज्म क्या होता है, सबको उसे पढ़ना या फिर उसे क्या टेक्नोलॉजी यूज हुआ है करके उनको दे लाइक टू नो अबाउट दिस, बट वेयर डू दे लर्न दिस, उनको एक्सपोजर कहाँ मिलता है? ये स्टेम लैब में मिलता है मैम। सो हर एक इंडस्ट्री, जैसा इसरो अकेला नहीं हुआ मैम, हर एक इंडस्ट्री, जैसा आई टोल्ड यू अबाउट ऑटोमोबाइल्स, आई टोल्ड यू अबाउट मेडिकल फील्ड, सो कोई भी करे, ये नीट करे, जेडब्ल्यू करे, कोई भी फील्ड में करे, बट विद दिस टेक्नोलॉजी दे विल बी थिंकिंग एडवांस। वो मशीन्स को कैसा यूज करे, वो रोबोटिक मशीन्स को कैसा यूज करे कि उनका पढ़ाई के अलावा ये जो है एक एड ऑन्स दे देता है। सो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू लर्न अबाउट दिस। यहाँ पे मैं एक पॉइंट ये भी ऐड करना चाहती हूँ चांदनी जी की, जैसे कि अगर बच्चे को रोबोटिक्स या डेटा साइंस के बारे में नॉलेज है और अगर बच्चा कोई ड्रोन का भी आविष्कार करता है, तो जितनी नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं ना उनके बारे में हमको एडवांस में पता रहेगा।
और जैसे बॉर्डर्स पे हमारे इतने सैनिक शहीद हो जाते हैं, और अगर हम ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके रखेंगे सिर्फ हमारी वॉइस लैंग्वेज से, या फिर हमारी ये जो टेक्निकल ग्रेडेड मशीन्स होंगी उनकी सहायता से हम उन मशीन्स को ऑपरेट कर सकते हैं ना। इतनी जो एकदम इतनी डिफिकल्ट टेरेन्स होते हैं यहाँ पे हमारे सोल्जर्स रहते हैं। सो दीज फ्यूचर मशीन्स आर गोइंग टू रियली हेल्प अस अ लॉट। तो जो हमारा डिफेंस सिस्टम है वो भी बहुत स्ट्रांग होगा। साथ ही साथ जो नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं लाइक अर्थक्वेक्स एंड और इवन यू कैन से द क्लाउड बर्स्ट हैं, हम जहाँ पे लोगों को सेंस करके पहले से बचा सकते हैं, जी। तो वहां पे ये मशीन्स फ्यूचर में बहुत काम आएंगी। तो ये जो एजुकेशन है, ये बच्चे जो है यही आगे चल के बड़े होंगे, इन्हीं को देश संभालना है। तो ये हम लोग पहले से इनको इतनी तैयार करके रखेंगे कि उन आपदाओं में भी ये बच्चे सक्रिय रूप से काम करके देश के लोगों की जान बचा सकते हैं। जी। सरबजीत जी और एंतो जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, अपना कीमती समय दिया, स्टेम एजुकेशन जैसे विषय पर ढेर सारी जानकारियां दी, इसके लिए आपको हमारे पूरे दूरदर्शन परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। रास्ते मुश्किल है पर हौसला बड़ा है। हर चुनौती के आगे अब इरादा खड़ा है। इसी इरादे के साथ, इसी हौसले के साथ और इसी जज्बे के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आप जरूर लाभान्वित हुए होंगे। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।